हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 8th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अंदर हम डाइपोल को रखेंगे और उसके बाद टॉर्क लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, वो सब हम फाइंड करने वाले हैं। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है इसको मैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही करने वाला था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल का नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सटेंड किया। और आज 8th लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में इसके ऊपर कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डाइपोल। डाइपोल के बारे में आपको पता ही होगा कि डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर डाइपोल में इक्वल होता है चार्जेस और अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, और टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2a। हम हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, इसको a और यहाँ पर भी a, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2a। और यहाँ पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आता है, डाइपोल मोमेंट का, वो आता है q इंटू 2a आता है। ओके, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आता है। और डाइपोल के अंदर हमने जब टॉर्क फाइंड किया था, इसके अंदर टॉर्क, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, टॉर्क का फॉर्मूला आया था PE sin थीटा, जिसको हम P क्रॉस E भी लिखते थे। अगर वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम P क्रॉस E लिखते हैं, और स्केलर टर्म में रिप्रेजेंट करें तो PE sin थीटा लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। यहाँ पर मेरा -q चार्ज है और यहाँ पर मेरा +q चार्ज है। अब बिकॉज यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ये होता है मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, डाइपोल को कोई एक रैंडम एंगल थीटा पर रखता हूँ, और ये जो मेरा थीटा है वो किससे एंगल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मेरा एंगल थीटा पर है। हमने एक डाइपोल रखा है। अब इस डाइपोल के वजह से हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले देखो, हमको पता है यहाँ पर कि डाइपोल के अंदर जो टॉर्क होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो PE sin थीटा होता है। और हमको ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन, वो अगर वेरिएबल फोर्स होता है, अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो तो वर्क डन हम क्या लिखते हैं, वर्क डन हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ F dx, F डॉट dx वेक्टर, हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्स की बजाय हमारे पास लगेगा टॉर्क। यहाँ पर बिकॉज हमको टॉर्क का फॉर्मूला पता है PE sin थीटा, तो यहाँ पर अगर टॉर्क लग रहा हो तो वर्क डन क्या निकालते हैं उसके वजह से, अगर यहाँ पर टॉर्क लग रहा हो और यहाँ पर कोई एक रैंडम एंगल d थीटा पर हमारा टॉर्क हो, तो यहाँ पर टॉर्क लिखते हैं हम इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डॉट d थीटा, इसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ डॉट d थीटा। वेरिएबल फोर्स हो तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, और वेरिएबल टॉर्क हो तो इस तरह लिखते हैं। देखो यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है इस तरफ QE, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, इतना दो बात ध्यान रखो। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ डॉट d थीटा, ये भी ध्यान रखो आप। देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एंगल थीटा है, इसको जो डाइपोल है इसको हम रैंडमली, इसको हम इस डायरेक्शन में d थीटा एंगल रोटेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम डाइपोल को d थीटा एंगल पर रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डाइपोल को d थीटा एंगल पर रोटेट किया। अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको एक और फॉर्मूला पता है यहाँ पर
कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, एक और फॉर्मूला पता है हमको कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, देखो इससे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहा हूँ। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर देखो जो QE और ये QE है, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। तो यहाँ पर मेरा वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इतनी सब बात ध्यान रखें। अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन लग रहा है किसके वजह से होगा, बिकॉज यहाँ पर QE इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर QE इस डायरेक्शन में है। तो पहली बात तो ये कि नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, ओके, एफ नेट तो जीरो ही होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो है। क्यों नेट जीरो है, बिकॉज यहाँ पर एक QE इस डायरेक्शन में, एक QE इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पर टॉर्क का। तो देखो यहाँ पर इमेजिन करो ये सिचुएशन का, मैंने पेन इस तरह से रखा है, देखो पेन इस तरह से रखा है और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो डाइपोल कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा, देखो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये फोर्सेस की वजह से जो हमारा टॉर्क आएगा वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, देखो टॉर्क का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये मेरा टॉर्क का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं अपने फिंगर को, तो मेरा टॉर्क जो थंब पॉइंट कर रहा है वो थंब पॉइंट कहाँ कर रहा है, इनसाइड। मीन्स मेरा जो टॉर्क का डायरेक्शन है, जो P sin थीटा P क्रॉस E कर रहा हूँ, देखो ये डाइपोल मोमेंट है और ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो P क्रॉस E करूँगा। देखो ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये P और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो P क्रॉस E कर रहा हूँ, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनसाइड। मीन्स मेरे जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इनसाइड है, ओके। टॉर्क है मेरा कहाँ है, उसका डायरेक्शन इनसाइड है। हमको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो टाउ डॉट डी थीटा होगा। और दूसरा डायरेक्शन हमको, तो यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, फर्दर इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा, वेयर दिस कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा वेक्टर। यहाँ पर जो डी थीटा होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई होगा। तो डी थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है, बिकॉज देखो हमने एक रैंडम एंगल थीटा से इसको डी थीटा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो डी थीटा हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर लिखता हूँ कि डी थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर डाइपोल था, हमने इसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया यहाँ पर। तो डी थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ मैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड। मीन्स जो मेरा डी थीटा वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो है आउटसाइड डायरेक्शन में। आउटसाइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, डॉट से। इसको हम आउटसाइड कर देता हूँ और इसको इनसाइड। इनसाइड मतलब किस तरह, अंदर। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। देखो एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तो दोनों बीच में एंगल कितना बन रहा है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का। एक जा रहा है अंदर की तरफ, ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये जा रहा है बाहर की तरफ, तो दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री का। तो जो डी थीटा है वो आउटसाइड है और जो मेरा टॉर्क है वो इनसाइड है। तो यहाँ पर उन दोनों बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो cos 180, सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पर से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टाउ डी थीटा। इतनी बात आप ध्यान रखो कि वर्क डन जो आ रहा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, यहाँ पर जो वर्क डन है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पर जो ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा टॉर्क क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, और उसका एक फॉर्मूला क्या आ रहा है, माइनस ऑफ टाउ डी थीटा, क्योंकि cos 180 जो होता है वो -1 होता है, इसलिए मेरा ये फॉर्मूला है -1। यह बात आप ध्यान रखना, ये माइनस कहाँ से आता है ये ध्यान रखो, ठीक है। ये माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे हम लिखते हैं, तो मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, तो ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है मेरा माइनस ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। अब हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो उसको हमको ये फॉर्मूला से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर, तो मेरा जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो इन दोनों कंपेयर करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर मैं माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ डी थीटा, माइनस ऑफ टाउ डी थीटा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखो। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, या तो इस तरह से आप कर दो तो आपको याद रहेगा। अब हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, हम मान लेते हैं कि डाइपोल इनिशियली कोई θ1 एंगल पे था और θ1 से θ2 एंगल पर गया। हम मान लेते हैं डाइपोल को इनिशियली θ1 एंगल पर था, ये जो एंगल है θ इक्वल टू θ1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर जो फाइनल एंगल है डाइपोल का ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल को मैं θ2 मान लेता हूँ, ठीक है। कोई θ1 एंगल पे था, कोई θ2 एंगल पर गया, तो हमने θ1 से θ2 मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं कि जो θ1 एंगल है उस पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u एट θ1 है, और θ2 पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वो u एट θ2 हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस कहाँ से कैंसिल हुआ ना, ये बात आप ध्यान रखना, बिकॉज हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस करके हमने ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं इसके, हम ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, हम इसको ऊपर लिखते हैं। तो मेरा क्या आ रहा है, देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, देखो इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, आएगा मैं u एट θ2 माइनस u एट θ1 इक्वल टू यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है कि PE sin थीटा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है कि PE sin थीटा होता है। हमको इसको डाइपोल मोमेंट का टर्म में लिखना है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा हो जाएगा, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ओके, PE sin थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है, तो ये देख लो, इसको नोट कर लो। और यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, θ2 और यहाँ पर है θ1, इसको नोट कर लो। इसके आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको यहाँ से नोट कर लो, इसको मैं रफ करता हूँ। अब यहाँ पर एक एक स्टेप ध्यान से लिखना, बिकॉज माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर आ रहा है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, और यहाँ पर क्या आ रहा है PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो PE कांस्टेंट बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos थीटा। sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है cos थीटा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस ऑफ cos थीटा होता है, ये बात आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा, हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। यहाँ पर फर्दर हो जाएगा मेरा PE, देखो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा अंदर cos θ2 माइनस ऑफ cos θ1, ठीक है। साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos थीटा, और लिमिट्स पुट कर दिया, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u एट θ2 माइनस u एट θ1 इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस ऑफ
cos थीटा 1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ रहा है और यही होता है मेरा जनरल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन हमको ढूंढना क्या है यहाँ पर, हमको ढूंढना है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है, उससे हमको पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। जैसे कि हमने उस वाले टॉर्क में, जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 मारा था, उस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस होता है डायपोल के अंदर, यहाँ पर हमको कोई एंगल पर रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन बोल दो या बोल दो टेकिंग रेफरेंस बोल दो, जो बोल दो आप चलेगा। तो आप रेफरेंस पॉइंट सेट कर दो, चाहे अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या कर रहे हैं हम कि थीटा 1 इक्वल टू 90 अज्यूम कर रहे हैं, थीटा 1 इक्वल टू 90। और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अगर थीटा 1 इक्वल टू 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू 0 अज्यूम कर रहे हैं। हम वहाँ पर इन्फिनिटी पर 0 अज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायपोल कोई थीटा एंगल पर रोटेट करेगा तो किसी एंगल पर हमको 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि 90 डिग्री पर हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये अजम्पशन है, ये बात ध्यान रखना। मेन फॉर्मूला हमारा यही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन जब तक हम कोई एक पॉइंट सेट नहीं करेंगे तब तक हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट को सेट करने के बाद हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, देखो किस तरह से आएगा है, u एट थीटा 1, u एट 90 डिग्री हमने 0 मान लिया है, तो थीटा 1 हमारा 90 है। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ से रफ करता हूँ मैं, बहुत ही ध्यान से देखो। यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू 90 है, तो u एट थीटा 2 माइनस u एट 90 इक्वल टू आ रहा है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90। कॉस 90 हो गया 0 और u 90 पे हमने 0 माना है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, ये टर्म हो गया 0, ये टर्म हो गया 0। तो मेरा u एट थीटा 2 आ रहा है मेरा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2। देखो ये अजम्पशन लेने का हमारा फ़ायदा क्या हुआ, ये थीटा 2 तो कोई एक रैंडम वेरिएबल थीटा है, थीटा 2 तो क्या है, कोई थीटा है। यहाँ पर इसको हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरा u एट थीटा क्या आ रहा है, देखो माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। इसको हमने अजम्पशन ले लिया, तो उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, देखो आप इसको अजम्पशन लेने के बाद हमको किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिल जा रहा है। मीन्स समझो कि हमको किसी ने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी है 60 डिग्री कितना होगा, तब माइनस ऑफ पी ई कॉस 60 डाल दो, उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये अजम्पशन लेने से हमारा बहुत ही फ़ायदा हो गया कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट कोई भी एंगल थीटा पर हमको मिल गया, जो कि क्या आ रहा है माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आगे माइनस आता है, इसको आप ध्यान रखना। और टॉर्क होता है उसके अंदर माइनस नहीं आता, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, जिसको हम पी क्रॉस ई लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा, जिसको हम पी क्रॉस ई लिखते हैं। और यहाँ पर जो u एट थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई लिख सकते हैं, बिकॉज पी ई कॉस थीटा है। देखो यहाँ पर वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। ये मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। उन दोनों बीच में जो एंगल है मेरा वो रैंडम एंगल थीटा रहेगा। ये थीटा पी और ई के बीच में ही एंगल है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसको हम पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो एंगल बिटवीन पी एंड ई है। तो जो मेरा जो टॉर्क था वो पी क्रॉस ई आता है, और मेरा जो क्या बोलते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पी डॉट ई आता है, लेकिन आगे नेगेटिव आता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से किया आप देखो, यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला आया था, हमने अजम्पशन किया थीटा 1 इक्वल टू 90 और पोटेंशियल एनर्जी एट 90 हमने 0 मान लिया, तो उसके ऊपर से हमारा ये फॉर्मूला है, जिसके आगे नेगेटिव भी आता है। अगर आपको डेरिवेशन पता होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव का कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम इसको आगे रफ करके अब आगे देखते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी रैंडम एंगल थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा होता है, ये हमको पता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस ढूंढ लेते हैं हम, स्पेशल केसेस देख लेते हैं कौन से एंगल पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, ये सब स्पेशल केसेस होते हैं। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मेरा वैल्यू आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखो यहाँ पर सपोज हम पहले लेते हैं, हम पहले क्या लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है,
ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से P और E के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब मेरा जो डाइपोल होगा वो कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर है माइनस Q चार्ज, और यहाँ पर मेरा डाइपोल कुछ इस तरह से होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या आएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री क्या आ रहा है, मेरा 0। तो यहाँ पर अगर डाइपोल को आप एग्जैक्टली 90 डिग्री पर रखोगे तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, 0। क्यों, इसका एक रीज़न भी है, बिकॉज हमने अजम्पशन क्या लिया था कि यहाँ पर θ1 पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है 90 क्या है, मेरा 0 है। और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में अगर मेरा डाइपोल रख देंगे तो उसमें कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हम रख देंगे अपना डाइपोल तो कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, कोई भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होगा। ठीक, तो मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री कितना आ गया, 0। यहाँ पर हमारा टॉर्क मैक्सिमम आता था लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 0। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा केस हम लेते हैं, यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों में सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो वो केस किस तरह से आएगा उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मेरा माइनस Q इस तरह से रहेगा, प्लस Q यहाँ पर रहेगा, और मेरा डाइपोल जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब ये है मेरा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों एग्जैक्टली 0 डिग्री पर हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो केस होता है मेरा, इसके ऊपर मेरा डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आ रहा है U एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आ रहा है मेरा माइनस PE cos 0 माइनस PE। तो यहाँ पर cos 0 पुट करूँगा, यहाँ पर एक cos 0 हो गया तो इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ PE। मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ PE। माइनस ऑफ PE मीन्स हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो मिनिमम वैल्यू आ रही है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आ रही है वो मिनिमम आ रही है। इसका मतलब ये है हमारा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम किस टाइप का है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, उसके वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और माइनस Q चार्ज है, उसके वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो दोनों चार्ज इसको इस तरफ खींचेंगे तो नेट फोर्स जो आ रहा है मेरा वो तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको मतलब कि डाइपोल को अगर प्लस Q से माइनस Q इस तरफ रखा है तो अब ज़रा सा रोटेट भी करोगे तो भी जो मेरा फोर्स है दोनों इस तरफ खींच रहे हैं। देखो इस तरफ रखूँगा तो भी मेरा वापस इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको मैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट भी करूँ, देखो स्मॉल एंगल से अगर मैं इसको रोटेट भी करूँ तो देखो दोनों इस तरफ खींच रहे हैं, दोनों इस तरफ खींच रहे हैं। तो मैं स्मॉल एंगल से अगर डिफ्लेक्ट भी करूँगा इसको तो भी वापस खींच के इस तरफ वो कर देंगे। इसलिए मेरा जो ये है इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर आप इसको ज़रा सा डिफ्लेक्ट भी करोगे, मीन्स ज़रा से इसको रोटेट भी करोगे तो भी वो वापस अपने पोजीशन पर वो आ जाएगा। इसको कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो मिनिमम आ रही है। और सेम अगर हम U एट 180 डिग्री पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखो वो केस किस तरह से होगा, उसमें हमारा जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दोनों एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से होंगे, देखो ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल मूवमेंट किस तरह से होगा, यहाँ पर प्लस Q होगा और यहाँ पर माइनस Q होगा, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो दोनों यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा U एट 180 डिग्री क्या आएगा, माइनस ऑफ PE cos 180 डिग्री। यहाँ पर आ रहा है प्लस PE। मीन्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर आ रहा है प्लस PE। प्लस PE मतलब ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, बिकॉज cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 या -1। तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा मेरा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पर अब यहाँ पर ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पर ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्योंकि मेरा नेट फोर्स जो है वो 0 है। लेकिन यहाँ पर देखो आप
कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अब प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखो यहाँ पर ये जो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको क्या कहते हैं हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस तरह से इसको अनस्टेबल है? आप देखो यहाँ पर देखो एक फोर्स लग रहा है इसका एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। मीन्स अभी तो ये ऐसे है, अभी ऐसे जरा सा भी इसको मैं इस तरह कर दूंगा तो तुरंत घूम के इस तरफ हो जाएगा। देखो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको जरा सा भी डिफ्लेक्ट करूँ तो तुरंत पूरा डाइपोल रोटेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं, दोनों फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो मैंने जरा सा भी इसको इस तरह किया तो पूरा ये इस तरह से घूम जाएगा। इसलिए ये तो हमारा जो डाइपोल है ये पूरा इस तरह से घूम जाएगा अगर इसको हमने जरा सा भी डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, क्योंकि अपनी जगह पर वो स्टेबल नहीं है। अगर उसको जरा सा भी आप डिस्प्लेस कर दोगे तो पूरा अपना डाइपोल घूम जाएगा और अलाइन कर देगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाएगा। हमेशा देखो जैसे बॉल होता है हमारा, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, बॉल अगर हाइट पर हो यहाँ पर, उसको ज़रा सा भी आप छोड़ दोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स में हर चीज़ की टेंडेंसी होती है कि अपने आप को वो मिनिमम जगह पर रखें, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रखें। यहाँ पर बॉल होगा, इसको ज़रा सा भी आप डिस्प्लेस करोगे तब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर वो आ जाएगा। उस तरह से यहाँ पर भी टॉर्क के केस में भी यही होता है कि इसको हम ज़रा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा घूम जाएगा और वो हमारा केस बन जाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। मीन्स हर बॉडी चाहती है कि मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहूं, जिससे क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। अब बॉल नीचे आ जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। इस तरह से जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला होता है वो स्टेबल होता है। तो इतने ये थे स्पेशल केसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की वजह से। आपको दो फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसकी फॉर्मूला होता है पी कॉस थीटा माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, और यहाँ पर जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो इसको बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास पता है कि एक डाइपोल है, हमारे पास क्वेश्चन करता हूँ, एक डाइपोल है जिसका लेंथ है, डाइपोल का लेंथ है सपोज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर डाइपोल का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। वो डाइपोल की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 20√3 आ रही है। ओके, डाइपोल की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 20√3। और यहाँ पर जो डाइपोल है वो मेरा अलाइन है 30 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। डाइपोल है मेरा अलाइंड कितना है? डाइपोल इज अलाइंड, डाइपोल है 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना कंडीशंस दिए हैं और हमको पूछा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया है हमको। ओके, -5 रखो यहाँ पर, 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको दिया है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें हम सॉल्व करना किस तरह शुरू करेंगे, हमको पता है यहाँ पर कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो पी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर से हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसको वैल्यू यहाँ से पुट करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि यह माइनस ऑफ पी कॉस थीटा है और टॉर्क का फॉर्मूला पता है पी साइन थीटा है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा में हमको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की वैल्यू दी है इसका हमको कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जो P और E है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ दिया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसकी वैल्यू यहाँ पर रैंडमली पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ पर पहले आप P = Q × 2A करते हैं। यहाँ पर आप लेंथ की वैल्यू डालते हैं, उससे आप P ढूंढते हैं, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, उससे आप इतना सब करते हैं। तो इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर P और E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क जो है हमको दिया है कितना है 20√3। ओके,
और पी हम ढूंढ लेते हैं, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, डायपोल कितने डिग्री एंगल पर अलाइंड है, 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। यहाँ से मेरा हो रहा है पी की वैल्यू आ रही है 40√3, पी की वैल्यू क्या आ रही है 40√3। अब इसको यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ पी की वैल्यू कितनी है 40√3 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा आंसर 23 माइनस ऑफ 60। तो माइनस ऑफ 60 मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसको आप जूल लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 60। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया था, लेंथ दिया था, उसका हमको कोई काम ही नहीं था। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आ सकते हैं। इसको रफ करके हम करते हैं कुछ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर इतनी बात आप ध्यान रखना कि जो थीटा है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में उन लोग ट्विस्ट कर देते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हमको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये मेरा नेगेटिव है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे को दे दिया है 30 डिग्री, ये मेरे को दे दिया है 30 डिग्री। और यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल कर दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, ठीक है। चलो सपोज यहाँ पर वैल्यू देता हूँ मैं कि पी की वैल्यू जो है वो 30 है, पी की वैल्यू जो है सपोज यहाँ पर दे देता हूँ मैं कि डाइपोल मोमेंट जो है, तो पी की वैल्यू दे देता हूँ। चलो पी की जो वैल्यू है वो 20 है, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप कि पी की वैल्यू 20 पुट करोगे, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 20 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 क्या है √3/2। तो आप बोल रहे हो मेरा आंसर है माइनस ऑफ 10√3 है। आप ये बोल दोगे कि मेरा आंसर है माइनस ऑफ 10√3, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है, बिकॉज मेरा जो थीटा एंगल होता है वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से होगा, माइनस से लेके प्लस क्यू तक। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है, ये मेरा है डाइपोल का डायरेक्शन, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो मेरा थीटा एंगल जो होगा ये वाला एंगल होगा। ये देखो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा एंगल होगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 150 डिग्री। तो ये जो एंगल है 150 डिग्री, इसको हमको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 150 डिग्री। तो कॉस ऑफ 150 डिग्री हमको पुट करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ पी की वैल्यू 20 है, इक्वल टू कॉस 150 क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस ऑफ कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 10। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि एंगल किसके बीच में दिया है। यहाँ पर देखो कॉस 90 प्लस, देखो यहाँ पर 90 है, तो कॉस 90 प्लस 60 क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, कॉस 150 को कॉस 90 प्लस 60, तो हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 होता है माइनस ऑफ √3/2, तो यहाँ पर √3 लिख दो। लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा जो आंसर आ रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 10√3। तो यहाँ पर हमने माइनस ऑफ 10√3 निकाला था, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन था। तो इस तरह से क्वेश्चन में कभी ट्विस्ट कर दें तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने सब केसेस होते हैं इसके अंदर। अगर कभी आपको वर्क डन पूछ लिया तो वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी आप नोट कर लो। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, देखो कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि सपोज हमारा डाइपोल जो है, सपोज ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, ओके। और डाइपोल सपोज मेरा इनिशियली एंगल 60 डिग्री पर है, इनिशियली मेरा एंगल को 60 डिग्री पर है, और डाइपोल को हमको रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करना है। और ये जो एंगल दिया है मुझको यहाँ पर,
ये जो एंगल दिया है मुझको, सपोज ये 120 डिग्री दिया है। अब बोला है डाइपोल को 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, ये हमको पूछ लिया है यहाँ पर इस तरह से कि डाइपोल को 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे हम, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ डेल्टा यू होता है, पॉजिटिव ऑफ डेल्टा यू होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा मेरा डेल्टा यू क्या है, यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1, तो ये हो जाएगा यू एट थीटा 2 माइनस ऑफ यू एट थीटा 1। ठीक, तो यू एट थीटा 2 हो जाएगा और यू एट थीटा 1, तो यहाँ पर देखो यू एट थीटा 2 हो जाएगा माइनस ऑफ पी कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ पी कॉस थीटा 1। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको फर्दर किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर पी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर से पी कॉमन और ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, या तो आप माइनस पी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। तो यहाँ पर मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। वह थीटा 2 है फाइनल एंगल जो 120 डिग्री है और थीटा 1 जो है मेरा इनिशियल एंगल जो कि 60 डिग्री है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। उसी तरह से हमको किसी ने पूछ लिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पर उसको उस फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना आप कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा है वो तो आप ध्यान रख लोगे, इसलिए माइनस प्लस से कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ पी, सपोज पी की वैल्यू दी है 20, सपोज पी की वैल्यू दी है 20, तो माइनस ऑफ 20 इक्वल टू कॉस थीटा 2, कॉस 120 हो जाएगा माइनस 1/2, कॉस थीटा 1 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 20 इंटू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा मेरा 20 जूल। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पर डायरेक्टली लिख दोगे। इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा तो ये यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, कुछ ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर आ नहीं सकता, बिकॉज क्या करेंगे उन लोग ज़्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल को, सपोज ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को सपोज इनिशियली डाइपोल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है और डाइपोल को 60 डिग्री तक ले जाने में, डाइपोल को 60 डिग्री तक ले जाने में, देखो यहाँ पर इस तरह से मैं लिखता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डाइपोल को 60 डिग्री ले जाने में, सपोज वर्क डन है W इन टेकिंग डाइपोल, इनिशियली मेरा डाइपोल कितना है, इस तरह 0 डिग्री पर है। ठीक, ये मेरा डाइपोल है। ओके, तो डाइपोल को इन टेकिंग एट 60 डिग्री, जो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो W आ रहा है। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन टेकिंग टू 120 डिग्री। ओके, चलो यहाँ पर 30 डिग्री रख दो। तो 30 डिग्री डाइपोल, सपोज यहाँ चलो 60 डिग्री रखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन है ए है W, B है 2W, C है 4W और D है
W/2। क्या बोला मेरा क्वेश्चन समझो पहले कि डायपोल को इनिशियली 0 डिग्री पर था, उसको 60 डिग्री ले जाने में वर्क डन कर रहा है W। तो डायपोल को अगर इनिशियली 0 डिग्री है, उसको अगर 120 डिग्री ले जाना हो तो कितना टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई ये होगा। तो उसके ऊपर से मेरे ऑप्शन है W, 2W, 4W और W/2। किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? हमको पता है यहाँ पर कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है PE cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इनिशियली थीटा 1 मेरा 0 डिग्री है और थीटा 2 है मेरा 60 डिग्री, और वर्क डन बाई क्या आ रहा है मेरा W आ रहा है ये, और PE कॉस इनिशियल फाइनल कितना है 61/2 माइनस कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, ओके। यहाँ पर आगे माइनस भी आता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर से मेरा आंसर क्या आ रहा है, W = आ रहा है PE/2। 1/2 -1 होता है -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो W = आ रहा है मेरा PE/2। यहाँ पर देखो 120 डिग्री है, तो उसमें मेरा आंसर क्या आएगा, देखो एट 120 डिग्री होगा मेरा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ PE पर कॉस 120 होगा -1/2 और कॉस 0 डिग्री होगा मेरा, कॉस 0 डिग्री होगा मेरा 1। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है मेरा 1/2 + 1 आ रहा है 3/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस है तो -3/2 तो हो जाएगा 3 PE/2। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मेरा शायद 3W था, यहाँ पर ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गई है। एक ऑप्शन मेरा 3W था, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है मेरा 3/2 टाइम्स ऑफ PE। तो मेरा यहाँ पर जो वर्क डन एट 120 डिग्री आ रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो आ रहा है 3 PE/2। और यहाँ पर देखो PE/2 की वैल्यू थी W, तो यहाँ पर आ रहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ W। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस में मिस्टेक थी, अगर आपने 3W निकाला है तो आप वेल एंड गुड, आप राइट आंसर निकाल चुके हो। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो 3W वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा क्या ही वेरिएशन करेंगे उसके अंदर, कभी टॉर्क पूछ लेंगे, कभी वर्क डन पूछ लेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको सॉल्व कर लेना। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कैपेसिटर के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। तो उसके पहले आप जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आप रिवाइज करके आइएगा, बिकॉज वो सब टॉपिक का उसके अंदर एप्लीकेशन होने वाला है। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।